2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से यूक्रेन ने वादा किया है कि वो एक दिन अपनी जमीन वापस लेगा। कई सालों तक यह असंभव सा लगता था। रूस इस क्षेत्र पर पूरी तरह हावी था और 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद कीव को अपने प्रयास अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित करने पड़े ताकि वे क्रेमलिन के कब्जे में न जाए। अब हालात बदल गए हैं। यूक्रेन ने इस युद्ध की दिशा बदल दी है। ये बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है। अब क्रीमिया की मुक्ति अब कोई दूर की बात नहीं बल्कि एक बहुत वास्तविक संभावना लगती है। यूक्रेनी सेनाएं क्षेत्र को रूस से जोड़ने वाले संपर्क काट रही है, जिससे क्रेमलिन की पकड़ कमजोर हो रही है और शायद कहीं अधिक बड़े बदलाव की राह खुल सकता है। इसका लंबे समय से इंतजार था। 1 दशक से ज्यादा पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि यह लोगों की इच्छा थी और क्रीमिया हमेशा से रूसी रहा है और रहना चाहिए। क्षेत्र के भीतर और यूक्रेन के अन्य हिस्सों में कई लोग इससे कड़े तौर पर असहमत थे, लेकिन पुतिन का ऑपरेशन हैरान करने वाली कुशलता से योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया गया, जिससे कीव के पास मजबूरी में नई स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 2022 में जब पूर्ण पैमाने पर आक्रमण हुआ, रूस ने क्रीमिया के अपने नियंत्रण का लाभ उठाया। रूस ने सैनिक, वायु रक्षा, बम वर्षक और संसाधन इस क्षेत्र में भेजकर यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों पर लगातार हमला किया। इस प्रायद्वीप को सैन्य लॉन्च पैड में बदल दिया गया, जो शुरुआती दिनों में क्रेमलिन की सेनाओं के लिए खेरसोन और जापोरिजिया में तेज बढ़त के वक्त अहम साबित हुआ। यूक्रेन ने यह समझ लिया और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने सक्रिय रूप से क्रीमिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमने क्रीमिया के बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में काला सागर बेड़े पर हमले देखे। उदाहरण के लिए, साथ ही केर्च जलडमरू मध्य पुल पर भी हमले हुए, जो सीधे प्रायद्वीप को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है। लेकिन ये हमले आमतौर पर छिटपुट थे और यूक्रेन के लिए इस क्षेत्र पर लगातार दबाव बनाए रखना मुश्किल था। इसलिए भले ही रूस को इस क्षेत्र में नुकसान या क्षति हुई हो, उसके पास अक्सर वहां अपनी सेनाओं को फिर से संभालने, क्षति की मरम्मत करने और उनकी भरपाई करने का समय होता था, और वह ऐसा करने के लिए कई महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों का उपयोग कर सकता था। उसने खुद पुल का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण माल और आपूर्ति को जलडमरू मध्य के पार ले जाने के लिए रेलवे फेरियों पर भी निर्भर किया। क्रेमलिन की सेनाओं ने रूसी क्षेत्रों से होकर कब्जे वाले इलाकों और क्रीमिया तक जाने वाले भूमि गलियारों और रेल मार्गों की भी स्थापना की। इन विकल्पों के सहारे रूसी सेना वर्षों तक प्रायद्वीप में अपनी बड़ी मौजूदगी बनाए रख सकती थी। यहाँ तक कि आपूर्ति कम होने या यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल हमलों के बावजूद इस क्षेत्र में जनशक्ति, गोला बारूद व अन्य संसाधन लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। आज स्थिति पूरी तरह से अलग है। उदाहरण के लिए, पुल के मामले में अब माना जाता है कि रूस के कमांडर उस पर सैनिकों या सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए भरोसा करने में बेहद हिचकिचा रहे हैं। ये मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने वर्षों से इस संरचना पर कई सफल हमले किए हैं, जिसमें अक्टूबर 2022 में एक बड़ा विस्फोट शामिल है, जिसमें सड़क के कई हिस्से ढह गए थे। जुलाई 2023 में विस्फोटों का एक और सिलसिला, अगस्त 2023 में एक मिसाइल हमले की कोशिश और जून 2025 में एक पानी के नीचे विस्फोटक हमला शामिल है। हालांकि तब से कोई विस्फोट या आग नहीं हुई, पुल लगातार रेड अलर्ट पर रहता है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें कभी भी आ सकती हैं और इसके बड़े बड़े हिस्सों को समुद्र में गिरा सकती हैं। वास्तव में हाल ही में 16 मई को सुरक्षा कारणों से पुल पर यातायात को 11 घंटे के लिए निलंबित करना पड़ा था। उसके बाद ही सामान्य सेवा फिर से शुरू हो सकी। इस बंदी से करीब 1 दर्जन ट्रेनों में लंबी देरी हुई। ऐसी घटनाएं अब अक्सर हो रही हैं। पुल का संचालन तब अस्थायी रूप से रोकना पड़ता है जब क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन या मिसाइलें दिखती हैं। पुल न होने पर भी रूस केर्च जलडमरू मध्य में कई रेलवे फेरी से लोग व सामान ले जा सकता था। यूक्रेन ने उन्हें एक एक करके निष्क्रिय करना शुरू किया। इस साल अप्रैल की शुरुआत में कोडनेम स्लावियानिन वाली अंतिम फेरी निष्क्रिय कर दी गई। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी
GUR ने हमला दिखाती तस्वीरें जारी की, जिसमें जहाज से आग धुआं निकलता दिखा। उसी रात यूक्रेनी बलों ने क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र में स्थित रूसी बंदरगाह काउकाज पर भी हमला किया, जिससे अपने दुश्मन को यह साफ संदेश दिया कि केर्च जलडमरू मध्य के पार सैन्य आपूर्ति का प्रवाह अब नहीं होने दिया जाएगा। पुल या जलमार्ग का इस्तेमाल न कर पाने के कारण रूस की सेनाओं के पास केवल एक विकल्प बचा। मुख्य भूमि से क्रीमिया तक आपूर्ति पहुंचाने का उनका एकमात्र तरीका कब्जे वाले इलाकों से होकर M14 हाईवे था, जिसे मारियुपोल हाईवे भी कहते हैं। यह हाईवे दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा को डोनेट्स्क क्षेत्र और रूसी सीमा से जोड़ता है और खेरसोन, मारियुपोल जैसे बड़े शहरों से गुजरता है। रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण के चलते इस हाईवे पर कब्जा किया और अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। यह टैंक पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और सैनिकों को ले जाने वाले वाहनों को M14 हाईवे के जरिए भेज सकता था, जो कब्जे में लिए गए मारियुपोल से होकर गुजरता है और आगे बढ़ता है। अंत में हाईवे से मुड़कर दक्षिण की ओर क्षेत्रीय सीमा पार करते हुए क्रीमिया में प्रवेश करता है। सालों तक ये तरीका काम करता रहा। ये हाईवे अक्सर रूसी वाहनों, सैनिकों और आपूर्ति से भरा रहता था, जो प्रायद्वीप जा रहे होते थे, और यूक्रेन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये सड़क मोर्चे से दूर और सुरक्षित थी। यूक्रेन के ड्रोन इतनी दूर तक उड़कर हाईवे को निशाना नहीं बना सकते थे और उसकी सेना को दूसरी जगहों और ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी होती थी। लेकिन 2026 में कहानी बिल्कुल अलग है। अब यूक्रेन ने सिर्फ ड्रोन युद्ध की कला सीखी ही नहीं है, बल्कि उसमें महारत भी हासिल कर ली है। अब उसके पास पहले से कहीं बड़े, बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली मानव रहित हवाई वाहन UAV है, जिनकी क्षमता पहले के पुराने मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक जाने और ज्यादा ताकत से हमला करने की है। यूक्रेन ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है, जिससे M14 रूसियों के लिए नरक जैसी बन गई है। ये सब हैरान कर देने वाली तेजी से हुआ है। 11 मई को रूस के सैन्य ब्लॉगर्स और प्रचारकों ने अचानक अलार्म बजाया और रिपोर्ट दी कि यूक्रेनी ड्रोन हाईवे किनारे देखे गए हैं। अब वे 160 से 200 किलोमीटर 124 मील की दूरी तय कर सकते थे, जो फ्रंट लाइन पार कर क्रेमलिन की सप्लाई नेटवर्क की इस अहम धुरी तक पहुंचने के लिए जरूरी थी। आने वाले दिनों में वही ब्लॉगर्स घबराकर हाईवे पर जली गाड़ियों और आग की तस्वीरें व वीडियो साझा करने लगे, जो यूक्रेनी UAV हमलों के नतीजे थे। ब्लॉगर अलेक्सी झिवोव ने इन हमलों को बेहद चिंताजनक संकेत बताया और आगे कहा, दुश्मन ने अब मुख्य लॉजिस्टिक्स मार्ग तक पहुंचना शुरू कर दिया है। वे लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें स्टारलिंक सैटेलाइट तकनीक से बेहतर बनाया गया है, ताकि वे मोर्चे से मीलों दूर अपने लक्ष्यों को निशाना बना सकें। ब्लॉगर व्लादिमीर रोमानोव ने कहा कि मारियुपोल बुद्यांस्क सड़क अब सुरक्षित नहीं रही, जिससे यह हाईवे और खतरनाक हो गया है। उन्होंने वहां जलते ईंधन टैंकर का वीडियो भी साझा किया। यूक्रेन ने यहां सफल ड्रोन हमलों के वीडियो और रिपोर्ट साझा किए। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो अजोव ब्रिगेड ने टेलीग्राम पर लिखा कि अब यूक्रेनी ड्रोन सड़कों पर गश्त करने और युद्ध रेखाओं के पीछे 160 किलोमीटर तक गहराई में लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। यह इलाके में दुश्मनों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। अजोव नौसैनिक अड्डा की पहली कोर रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए एक बफर जोन बनाना जारी रखती है। हमलों की गहराई बढ़ेगी और यूक्रेन ने अपना वादा निभाया है। उन शुरुआती रिपोर्टों के बाद से M14 कब्जे वाले इलाकों में रूसी सैनिकों और सैन्य वाहनों के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन गया है। कहीं भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन कभी दूर नहीं होते। ये कामिकाज़े UAV टैंकों और पैदल सेना के वाहनों तक को उड़ा सकते हैं। इसलिए साधारण ट्रांसपोर्ट ट्रकों और सैनिक वाहक गाड़ियों को नष्ट करना इनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हर दिन ये हाईवे सप्लाई लाइन से ज़्यादा एक फ्रंटलाइन किल जोन जैसा लगने लगा है। रूसी ब्लॉगर मैक्सिम कलाशनिकोव ने इसकी तुलना अफगान युद्ध क्षेत्रों से की है। क्राइमिया का ज़मीनी रास्ता अब 1980 के दशक के अफगानिस्तान की सड़कों जैसा लगने लगा है। सड़कों के किनारे तबाह हो चुके वाहनों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। दुश्मन ड्रोन के जरिए सप्लाई में बाधा डाल रहा है। ये रूस के लिए वाकई में बहुत बुरी खबर है और हालात
इससे भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। इससे पहले कि हम समझाएं कैसे और क्यों, अगर आप ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। यूक्रेन के कमांडरों ने समझ लिया है कि रूस के पास केवल M14 और उससे जुड़ी सड़कें ही क्रीमिया में सप्लाई के लिए बची हैं और वे इन आखिरी सप्लाई लाइनों को किसी भी तरह काट देना चाहते हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मारियोपोल हाईवे जल रहा है और सैन्य उपकरणों का वहां से गुजरना लगभग असंभव है। इसके जवाब में कुछ रूसी सैन्य ब्लॉगर्स और कमांडर चेतावनी दे रहे हैं और इलाके में मजबूत सुरक्षा और नए ड्रोन रोधी उपायों को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि सड़क को ढकने के लिए छलावरण जाल लगाना और ऊपर उड़ रहे ड्रोन और नीचे चल रहे वाहनों के बीच एक अवरोध बनाना। हालांकि अब तक किसी भी जाल या अन्य ड्रोन रोधी सुरक्षा उपायों के लगाए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके बजाय रूसी पक्ष की ओर से एकमात्र बड़ा कदम 21 मई को देखने को मिला, जब खेरसोन के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रूस द्वारा नोवो रूसिया या न्यू रशिया हाईवे कहे जाने वाले मार्ग के एक हिस्से पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि साल्दो ने यह भी बताया कि सैन्य वाहनों को अभी भी इस मार्ग पर चलने की अनुमति है, साथ ही उन ट्रकों को भी जो अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं। इस फैसले से भ्रम पैदा हो गया है। एक क्रेमलिन समर्थक ब्लॉगर ने कहा कि अब यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों के लिए हाईवे पर सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाना आसान होगा, क्योंकि उन्हें सैन्य और नागरिक वाहनों में फर्क नहीं करना पड़ेगा। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार साल्दो का आदेश दर्शाता है कि यूक्रेन की रणनीति सफल हो रही है। साल्दो का M14 हाईवे पर आवाजाही सीमित करने का फैसला दिखाता है कि यूक्रेनी हमलों ने इसे ज्यादा खतरनाक बना दिया है और इससे रूसी लॉजिस्टिक्स पर भी असर होगा। सड़क पर कम गाड़ियां होने से क्रीमिया के सैनिकों और आम नागरिकों दोनों को परेशानी होगी। वास्तव में हम उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां रूस को बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में कारों के लिए ईंधन राशनिंग सिस्टम लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 23 मई को समाचार एजेंसियों ने बताया कि स्थानीय गवर्नर मिखाइल रजवोजायेव ने कहा कि अनिर्दिष्ट लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण क्रीमिया के सबसे बड़े शहर में ईंधन बिक्री 20% तक सीमित है। स्थिति सुधरने तक हर वाहन को 20 लीटर या 5.3 गैलन ईंधन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रायद्वीप में माहौल और मनोबल लगातार गिरता रहेगा और अगर यूक्रेन अपनी तीव्रता बनाए रखता है तो रूस के लिए M14 पर निर्भर रहना पूरी तरह से अव्यवहारिक और अस्थिर हो सकता है। ऐसा होने पर क्रेमलिन के पास क्रीमिया तक सुरक्षित रूप से आपूर्ति पहुंचाने का कोई विकल्प नहीं रहेगा। अब यूक्रेन को क्षेत्र में बचे रूसी सैनिकों और सैन्य ठिकानों को एक एक कर खत्म करना है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई भी क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई संपत्ति फिर से बदली जाएगी। ये पहले से ही हो रहा है। नोविनी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की रक्षा सेनाएं क्रीमिया में वायु रक्षा प्रणालियों पर लगातार हमला कर रही हैं। हाल के दिनों में बढ़ती तीव्रता के कारण दुश्मन को अपनी बची खुची कुछ प्रणालियां हटानी पड़ी हैं। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता द्मित्रो प्लेटन्युक ने पुष्टि की कि सेनाएं रूसी रडार और मिसाइल प्रक्षेपकों को निशाना बना रही हैं और पिछले 1 साल में खास तौर पर महत्वपूर्ण वायु रक्षा संसाधनों के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की कई रिपोर्टें आई हैं, जिनमें S-300 और S-400 प्रणालियां और नेबू रडार शामिल हैं। प्लेटन्युक का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों के लिए क्रीमिया के आसमान में घुसकर और लक्ष्यों को खत्म करने के ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं। ये संकेत है कि या तो रूस की बची रक्षा प्रणाली यूक्रेन को रोकने में अक्षम है या वास्तव में कोई कमी है। उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त हमलों और क्रेमलिन के काला सागर बेड़े पर दबाव के कारण रूस अपने जहाज़ों को प्रभावी ढंग से नहीं भेज पा रहा है। फिलहाल समुद्र में एक भी यूनिट नहीं है। इसका मतलब है कि क्रेमलिन की सेनाएं क्रीमिया में कब्जाई गई अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए युद्धपोतों और मिसाइल क्रूजरों पर भरोसा नहीं कर सकती। कम हवाई सुरक्षा के कारण क्रीमिया की संरचनाएं और सैन्य ठिकाने हवाई हमलों के लिए और असुरक्षित हो रहे हैं। यूक्रेनी विमानन विशेषज्ञ अनातोली क्रुपचिंस्की ने 19 मई को
एनवी रेडियो को इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। क्रुपचिंस्की के अनुसार यूक्रेन अब क्रीमिया में रूसी संपत्तियों को ड्रोन हमलों के लिए आसान निशाना मानता है। उन्होंने कहा कि कीव तटीय सुरक्षा खत्म करने के लिए हवाई और नौसैनिक ड्रोन का उपयोग कर रहा है। क्रीमिया अब हमारे लिए आसान निशाना बन गया है। रूस इसे समझ चुका है, फिर भी वहां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वायु रक्षा प्रणालियां भेज रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जैसे जैसे ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं, रूस धीरे धीरे प्रायद्वीप भर में अपने ठिकानों की रक्षा करने की क्षमता खोता जा रहा है। उन्होंने बेलबेक एयरफील्ड पर सफल हमलों का हवाला दिया, जहां हाल ही में यूक्रेन ने एक पैंटसिर S-2 वायु रक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे के कई अन्य हिस्से नष्ट किए। इससे पहले भी MiG-31 इंटरसेप्टर विमान और अन्य अहम दुश्मन संसाधन नष्ट की जा चुकी है। सारांश में विशेषज्ञ ने कहा कि क्रीमिया पर हमला करना अब आसान हो गया है और यूक्रेन ने वहां के हवाई क्षेत्र में बराबरी हासिल कर ली है, फिलहाल मानव रहित प्रणालियों के जरिए, न कि मानव चालित विमानों से। लेकिन बराबरी सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन क्रीमिया में रूस से बराबरी नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बाहर करना चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कई बार कहा है कि वे देश की पूर्ण बहाली और रूस द्वारा कब्जाई गई हर जमीन की वापसी चाहते हैं। इसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, जापोरिजिया और क्रीमिया क्षेत्र भी शामिल हैं। मोर्चे से दूर होने पर भी क्रीमिया यूक्रेन के लिए आज़ाद कराने के अपेक्षाकृत आसान क्षेत्रों में से एक लगता है। उसकी सेनाएं क्षेत्र को अलग थलग कर रक्षा व्यवस्थाएं नष्ट कर रही है, जिससे रूस के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया है। यह पुतिन के लिए बड़ी समस्या है, जिन्होंने क्रीमिया को रूस में शामिल करना अपना निजी मिशन बनाया था। यह उनके विरासत का हिस्सा माना जाता था। यही वजह थी कि उन्हें रूस के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता, और कई सालों तक उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये कर दिखाया है और इससे बच भी गए हैं। और वह अनगिनत रूसी लोगों की प्रशंसा में डूबे रहे, जो तब से वहां अपने लिए घर बसाने या धूप भरी गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए उस क्षेत्र में गए हैं। अब जिसे पुतिन अपनी सबसे बड़ी जीत समझते थे, वह उनकी सबसे शर्मनाक हार बनती जा रही है। यूक्रेन फिर से नियंत्रण हासिल कर रहा है और प्रभावी रूप से क्रीमिया का भविष्य अपने हाथों में रखता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि वह आगे क्या करने का फैसला करता है। कुछ लोग इस क्षेत्र की पूरी तरह से घेराबंदी देखना चाहेंगे, जिसमें यूक्रेनी सैनिक मार्च करते हुए अंदर जाएं और जो उनका है उसे जबरदस्ती वापस ले ले। हालांकि ऐसा जल्दी होने की संभावना नहीं है। यह यूक्रेन की रणनीति और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के उसके फोकस के विपरीत होगा। क्रीमिया पर हमला करने के लिए ज्यादा सैनिक और संसाधन चाहिए होंगे, जिससे मोर्चे पर कमजोरियां पैदा हो सकती हैं, जिनका रूस फायदा उठा सकता है। उस क्षेत्र तक पहुंचने का स्पष्ट रास्ता नहीं है। यूक्रेन को सबसे पहले खेरसोन क्षेत्र में खोई हुई जमीन वापस हासिल करनी होगी। उसके बाद ही वो क्रीमिया की ओर आगे बढ़ सकता है। इसके बजाय जिसकी ज्यादा संभावना है, वो है क्षेत्र पर लगातार और बढ़ती हुई तीव्र हवाई हमले। मारियुपोल हाईवे के ऊपर और भी ज्यादा ड्रोन मंडराते हुए दिखेंगे, जो किसी भी रूसी सैन्य वाहन पर हमला करने के लिए तैयार होंगे, जो वहां से गुजरने की हिम्मत करेगा। जल्द ही पुतिन की सेनाओं के लिए इस सड़क का उपयोग असंभव हो सकता है, जिससे क्षेत्र में अराजकता बढ़ेगी, क्योंकि ईंधन, भोजन और गोला बारूद की आपूर्ति बेहद धीमी पड़ जाएगी। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें शायद पूरे प्रायद्वीप में सैन्य संसाधनों को नष्ट करना जारी रखेंगी, जिससे क्रेमलिन का नियंत्रण कमजोर होगा और वहां रहने वाले लोगों को यह साबित होगा कि दिखने में ताकतवर रूसी सेना भी आखिरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, यूक्रेन बड़े कदम उठा रहा है। इस वीडियो में जानें कि देश की सेनाएं कैसे तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरे मोर्चे पर हालात का रुख बदल रही है। वैकल्पिक रूप से इस वीडियो को देखें कि कैसे पुतिन भी रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों पर ऐसा नियंत्रण खोने का खतरा झेल रहे हैं, जो उनकी सत्ता का अंत भी कर सकता है, और चीन तथा उत्तर कोरिया निर्णायक वार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के अन्य बड़े संघर्षों की ताज़ा खबरों, जानकारियों और विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।